Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our journey of public revenue. इस पब्लिक रेवेन्यू की जर्नी को हमने स्टार्ट किया विद द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हमने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द टैक्सेशन पॉलिसी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया थर्ड पार्ट में व्हाट आर द कैनॉन्स ऑफ टैक्सेशन। नाउ आज हम देखेंगे व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स हमारी गवर्नमेंट के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, और वही रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू सेटिस्फाई वेरियस कलेक्टिव वांट्स ऑफ द इकोनॉमी। नाउ जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर भी इम्पोज की जाती है, द टैक्स विच इज लेविड ऑन एनी पर्सन, दैट पर्सन इज लाइबल और रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। वही पर्सन जो है वो उस टैक्स को पे करेगा, यानी ही कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन टू एनी अदर पर्सन। वो इस बर्डन को किसी और पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है बच्चों। जैसे हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, वेल्थ टैक्स की बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं। These are the some examples of direct tax. ये जिनके ऊपर इम्पोज होता है that person is liable to pay the tax, वही पर्सन जो है वो डायरेक्ट टैक्स को पे करेगा। तो पहले हम लिखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है बच्चों, उसका हम पैराग्राफ लिखते हैं। तो पहले शुरू में आपको बताना है व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। तो अ टैक्स विच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन whom it is levied, यानी लीगली imposed. अ टैक्स which is paid by a person on whom it is legally imposed and the burden of which cannot be shifted to any other person, जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते बच्चों, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जाम्पल्स को आप इनकम टैक्स भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स भी कह सकते हो, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है। दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके बच्चों, नाउ हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, उसका डेफिनेशन हो गया। अब हम लिखेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, यानी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब हम पहले इसके डिस्कस करेंगे मेरिट्स यानी एडवांटेजेस ऑफ दिस डायरेक्ट टैक्स। पहला हमें एडवांटेजेस दिखता है कि ये हमें दिखाता है इक्विटी, यानी हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है इट सेटिस्फाई द कैनॉन ऑफ इक्विटी कहो, इक्वालिटी कहो या जस्टिस कहो। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव मैनर पे हमेशा फॉलो की जाती है, यानी प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी किस तरह से, यानी इसमें हम हैवी बर्डन जो है वो डालते हैं एट हाई इनकम ग्रुप पे। दे आर रिच पीपल, दे कैन हैव द एबिलिटी टू पे द मोर टैक्सेस, लेकिन जो पुअर ग्रुप है, जो लो इनकम ग्रुप है, उनके ऊपर टैक्स का बर्डन हम कम डालते हैं। तो ऑन रिच पीपल, ऑन हाई इनकम ग्रुप, द हैवी पर्सन, जो प्रेशर है टैक्स का हम इम्पोज करते हैं, और जो लो इनकम ग्रुप है उनके ऊपर वेरी लिटिल बर्डन ऑफ टैक्स इज लेविड। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में फर्स्ट एडवांटेजेस ये क्या है कि हमारा जो कैनॉन ऑफ इक्विटी है वो सेटिस्फाई करता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, यानी अमीर दे हैव द मोर एबिलिटी, एज पर देयर एबिलिटी दे विल पे द मोर टैक्सेस, लेकिन पुअर उनका पहले ही अर्निंग कम है तो दे विल पे द लोअर अमाउंट ऑफ टैक्सेस। इसके लिए ये सेटिस्फाई करता है फर्स्ट दैट इज द कैनॉन ऑफ इक्विटी। यानी जब इस तरह से प्रोग्रेसिव नेचर से हमारी इकोनॉमी में हम टैक्सेस को इम्पोज करते हैं, तो वी विल सी दैट इट आल्सो सेटिस्फाई एंड इट आल्सो ब्रिंग द हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंड वर्टिकल फॉर्म में इक्विटी। क्योंकि द रिच पीपल दे विल पे द हैवी टैक्सेस, यानी दे विल पे मोर टैक्सेस,
the poor people, they will pay the less taxes, and horizontally यानी it will reduce the inequality of income and wealth, क्योंकि rich से जो हमने taxes revenue collect किया, it will be utilized for the welfare of poor people. तो इस तरह से vertical and horizontal both equity we can found with the help of direct tax. यानी आपकी डायरेक्ट टैक्स आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस या इक्विटी लाने में हेल्प करता है. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो है दैट इज इक्विटी. क्लियर बच्चों? सेकंड है सर्टन. अब ये भी हम जनरली देखते हैं, दिस इज द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स की डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट इज सर्टन, क्योंकि टैक्स पेयर को क्लियरली पता रहता है कि हाउ मच टैक्स ही हैज़ टू पे, उसे कितना टैक्स पे करना है. डायरेक्ट टैक्स में वी कम टू नो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ टैक्स वी हैव टू पे, एंड इवन द गवर्नमेंट आल्सो क्लियरली नो कि हाउ मच रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव. यानी दोनों साइड सर्टेनिटी का जो कैनॉन है वो जस्टिफाई हो रहा है. यानी हमारा सेकेंड एडवांटेजेस है डायरेक्ट टैक्स का कि इट सेटिस्फाई द क्वालिटी ऑफ सर्टेनिटी, यानी कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि टैक्स पेयर को भी पता है सर्टन अमाउंट, प्रिसाइज अमाउंट, क्लियर अमाउंट, एक्यूरेट अमाउंट उसे पता रहता है कितना उसे पे करना है, किस तरह से उसे पे करना है. और गवर्नमेंट को भी एक एस्टिमेशन पता चल जाता है कि हाउ मच रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू दे आर गोइंग टू expected to collect it from the public. तो दूसरा हमारा बेनिफिट है, एडवांटेजेस है, दैट इज सर्टन. थर्ड है इलास्टिक इन नेचर. हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है इट इज इलास्टिक एज वेल एज प्रोडक्टिव इन नेचर. क्यों? जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी गवर्नमेंट विल कलेक्ट द मोर एंड मोर रेवेन्यू फ्रॉम द इकोनॉमी, उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू मिलता जाएगा. नेशनल इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का इनकम भी बढ़ेगा. तो देखो इलास्टिक हो गया, प्लस प्रोडक्टिव, इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, जो हमारा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में हेल्प करता है. तो इसके लिए हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है उसका थर्ड बेनिफिट है, इट इज़ इलास्टिक एज वेल एज प्रोडक्टिव इन नेचर, क्योंकि जैसे जैसे हमारी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी आवर गवर्नमेंट विल गेट मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द पब्लिक. देन फोर्थ है एजुकेटिव. एजुकेटिव यानी अवेयरनेस. अब डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं दे आर हैविंग द एजुकेटिव वैल्यू. एजुकेटिव वैल्यू यानी इन व्हाट सेंस, किस तरह से? क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन they feel their moral responsibility to pay the taxes to the government. उन्हें लगता है कि ये हमारी कंपल्सरी ड्यूटी है, इट इज़ अवर सिविक ड्यूटी है. ये एक सिविक सेंस क्रिएट करता है अमंग द पीपल कि दे विल ट्राई टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. जैसे जैसे वो अर्न करते रहते हैं उन्हें मालूम है कि दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. और उसके साथ साथ क्योंकि दे आर पेइंग द टैक्सेस तो पीपल आल्सो कीप वॉच ऑन द पब्लिक एक्सपेंडिचर, और वो रियलाइज़ करते हैं कि गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर रही है, डिफेंस सिस्टम पे इतना खर्चा कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा कर रही है, एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम पे इतना हैवी एक्सपेंडिचर इंकर कर रही है. तो जब गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट हमारी केयर टेकर है, वो हमारी गार्जियन है, इतना पैसा वो खर्चा कर रही है, तो इस तरह से पब्लिक को भी ऐसा फील होता है कि इट इज़ अवर मॉरल ड्यूटी, इट इज़ अवर सिविक ड्यूटी टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट. तो हम इजीली टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट को पे करते हैं. इसके लिए हमने क्या कहा, डायरेक्ट टैक्सेस एजुकेटिव है वैल्यू. उसकी वैल्यू क्या है, एजुकेटिव, यानी ईच एंड एवरी पर्सन इज अवेयर अबाउट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उन्हें लगता है इट इज़ अवर ड्यूटी टू पे द टैक्सेस प्रॉपरली एट प्रॉपर टाइम पे गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करना है, क्योंकि हम पे करेंगे तभी तो गवर्नमेंट इतने एक्सपेंडिचर को वो सेटिस्फाई कर पाएगी. तो ये हमारा नेक्स्ट एडवांटेजेस है, दैट इज इट इज़ एजुकेटिव इन नेचर. नेक्स्ट है इकोनॉमिक. अब हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इकोनॉमिकल हैं टू कलेक्ट. इकोनॉमिकल यानी सस्ता है. इन व्हाट सेंस? क्योंकि जितने भी सैलरीड पीपल हैं, वेदर इट इज़ इन प्राइवेट सेक्टर और इन पब्लिक सेक्टर,
तो जब हमें सैलरी मिलती है एट दैट सोर्स वी विल पे द टैक्स, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS हमने डिस्कस भी किया था बच्चों। तो जनरली जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम देखते हैं तो दे आर इकोनॉमिक इन नेचर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली डिडक्टेड एट द सोर्स ओनली, क्योंकि हम डायरेक्टली पे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द फंड्स, ये थोड़ी कंपैरेटिवली हम देखते हैं इकोनॉमिकल है, ईजिली हम लोग भी पे करते हैं और गवर्नमेंट को भी एक ईजिली अमाउंट मिल जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज इट इज़ इकोनॉमिक इन नेचर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इकोनॉमिकल टू कलेक्ट। जैसे हमने कहा TDS है, जितने भी सैलरीड पीपल हैं वेदर दे आर इन द पब्लिक सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर, वो जनरली अपनी टैक्सेस को एवरी मंथ कहें, क्वार्टरली कहें, हाफ ईयरली कहें, एज पर देयर कन्वीनियंस जो है वो पे करते रहते हैं। तो जब सैलरी में से ही हमारा अमाउंट जो है वो कट हो जाता है एंड वी विल गेट द डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर डिडक्टिंग द डायरेक्ट टैक्स, तो ये इकोनॉमिक हो गया, एक चीपर सिस्टम हो गया हमारी गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिज़ायरेबल। अब हम देखते हैं कि जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है बच्चों, तो इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोई भी पर्सन इस टैक्स को ईजिली पे करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि नॉट अ सिंगल पर्सन शो देयर अपोजिशन, यानी पब्लिक इसके लिए कोई अपोजिशन नहीं दिखाते। दे फील इट कि इट इज़ देयर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने कहा कि वो एजुकेटिव वैल्यू रखता है। यानी जनरली हम जब बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की, तो डायरेक्ट टैक्स के केस में आपको पब्लिक से अपोजिशन नहीं मिलता है। इट इज़ पेड बाय पर्सन हो या फर्म्स हो या कंपनीज हो, दे विल पे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट हो या कारपोरेट टैक्स एक्ट हो, एज पर देयर रूल्स एंड रेगुलेशन वी विल फील अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स टू द टैक्स अथॉरिटी। हम टैक्स अथॉरिटीज़ को हम पे करते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस आर डिज़ायरेबल इन नेचर, वो डिज़ायरेबल हैं क्योंकि इस केस में हम लोग देखते हैं पब्लिक इसका अपोजिशन नहीं करती है। विथ देयर विल एंड विश दे विल ईजिली पे द टैक्सेस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कॉरपोरेट फर्म हो, तो वो ईजिली पे कर देते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लेशनरी। हम बात करते हैं कि ये जो टैक्सेस हैं वो एंटी इन्फ्लेशनरी हैं। एंटी इन्फ्लेशनरी यानी कंट्रोल इन्फ्लेशन। हमारी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वो कैसे? क्योंकि जब हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं तो डायरेक्टली हमने कैसे पे किया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमने सोर्स यानी जहाँ से हमें सैलरी मिल रहा है वहीं पे हमने डायरेक्टली कट करवा दिया। अब जैसे से फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को 50,000 इनकम मिल रहा था, अब उसने क्या किया, 50,000 इनकम में से उसी समय उसने बोल दिया कि मेरा 3,000 है या जो 4,000 है वो मेरा टैक्स, एडवांस टैक्स जो है वो मेरा डिडक्ट कर दो। तो क्या हो गया, टैक्स जो था वो हमने ऑलरेडी एडवांस में हमने पर मंथ में पे कर दिया। तो व्हाटएवर अमाउंट जो हमें मिलता है आफ्टर डिडक्टिंग डायरेक्ट टैक्स, वो क्या है बच्चों, डिस्पोजेबल इनकम। तो जब हमारे पास इनकम ही कम रहेगी तो बट नेचुरल एग्रीगेट डिमांड भी कम रहेगी। इससे इकोनॉमी में क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी। इसके लिए डायरेक्ट टैक्स को माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज अ एंटी इन्फ्लेशनरी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड ब्रिंग द प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। क्योंकि ड्यूरिंग जब इन्फ्लेशन आता है, जब हम देखते हैं इकोनॉमी में महंगाई है, तो रीज़न क्या है, वॉल्यूम ऑफ मनी बढ़ गया है, इसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। बट व्हेन वी आर पेइंग द टैक्सेस, गवर्नमेंट ने सपोज टैक्सेस बढ़ा दी, हमने टैक्स पे कर दी, यानी वॉल्यूम ऑफ मनी कम हो गया, यानी हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल बी स्टेबल, प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी इकोनॉमी में। इसके लिए कहा जाता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे ऑलवेज हेल्प द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी एंटी इन्फ्लेशनरी, यानी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो ये हैं ऑल द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हमारे डायरेक्ट टैक्सेस सेटिस्फाई करते हैं कैनॉन ऑफ इक्विटी हो,
कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी हो, कैनॉन ऑफ इलास्टिक इन नेचर हो, कैनॉन ऑफ एजुकेटिव हो, या हमारे इकोनॉमिक कैनॉन को भी हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो वो इकोनॉमिक इन नेचर भी है, यानी इजीली हमारे टैक्सेस कलेक्ट हो जाती हैं। देन इट इज़ डिज़ायरेबल, यानी हर कोई उसे अपने डिज़ायर से, अपने विल से, अपने विश से पे करना समझता है, क्योंकि उसे लगता है इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, यानी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्सेस पे करनी है, तो पब्लिक से कोई अपोजिशन नहीं मिलती है। और द बेस्ट हमारा जो मेरिट है कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो हमारी इकोनॉमी में प्राइस की स्टेबिलिटी लाती है, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नाउ अब देखते हैं इसके साथ साथ एडवांटेजेस डिस्कस किया बच्चों, तो देख लेते हैं थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इन डायरेक्ट टैक्सेस को देखने का नज़रिया हर एक का अलग अलग रहता है, यानी इसके कुछ प्रॉज है यानी एडवांटेजेस हैं, तो कुछ उसके कॉन्स भी हैं यानी डीमेरिट्स हैं। जैसे पहला होता है कि हम देखते हैं डायरेक्ट केसेस में, यानी जब हम डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं एंड वी एग्जैक्टली नो द अमाउंट, हमें पता रहता है इतना अमाउंट हमने पूरे साल में पे किया, तो व्हेन वी न्यू द अमाउंट, हमने इतना अमाउंट टैक्स पे किया, जब अमाउंट पता है तो इट इज़ पिंचिंग, हमें दुख होता है इतना हमारा अमाउंट पे किया, यानी इतना परचेजिंग पावर हमारा रिड्यूस हुआ। अगर हम टैक्स नहीं पे करते थे, ये अगर रूल नहीं होता था, तो इमेजिन हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि वो भी अमाउंट हम अपने परचेजिंग पावर को सेटिस्फाई करने में यूज़ करते। तो इसके लिए डायरेक्ट के टैक्सेस के केस में जनरली ये देखा जाता है इट इज़ रिसेंटमेंट इन नेचर, यानी थोड़ा हर्टिंग रहता है, थोड़ा पिंचिंग रहता है, जब हमें लगता है कि इंटायर ईयर में हमने 20,000, 30,000, 40,000 या कारपोरेट फील्ड्स जो रहती हैं वो लैक्स में जो है जब वो टैक्सेस भरती हैं, तो दे विल कम टू नो इतना अमाउंट हमने पे किया। अगर वो पे नहीं करें तो शायद हम इसमें बिजनेस में और इन्वेस्ट करें, तो थोड़ा बहुत डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट जो है इट इज़ पिंचिंग नेचर रहता है, इट इज़ रिसेंटमेंट इन नेचर रहता है। तो इस तरह से ये जो पहला हम लोग डीमेरिट देखते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के केस में कि ये जनरली दुख देता है, पिंचिंग रहता है, हर्टिंग रहता है, ओके, क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो खुशी से टैक्स पे करना नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमारे अनलिमिटेड वांट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो, लेकिन जो फंड्स हैं वो हमारे हाथ में बहुत लिमिटेड हैं। इसके लिए जो डायरेक्ट टैक्स है दैट इज़ पिंचिंग इन नेचर। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आर्बिट्री। आर्बिट्री यानी रैंडम इन नेचर। जनरली जब हमने डायरेक्ट टैक्स के केस में हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, तो दे आर डिटरमाइंड इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर। वो ऐसे ही जब उसका टैक्स का बेस हो या टैक्स का रेट हो, वो कौन डिसाइड करता है? जो हमारी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी जो पूरी कमेटी है, उनका जो पूरा एक्सपर्ट टीम है, वो डिसाइड करता है कि टैक्स का बेस क्या होना चाहिए, टैक्स के रेट्स को कैसे डिसाइड करते हैं, यानी हर लेवल पे टैक्स को कैसे इम्पोज करना है, क्योंकि जैसे जैसे अमाउंट इनकम का बढ़ता रहता है, तो जो परसेंटेज वो फिक्स करते हैं दैट इज़ डिसाइडेड इन आर्बिट्री मैनर। वो ऑब्जेक्टिव मैनर जो है उसमें क्लियरली हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस जब हम देखते हैं कि दे आर डिटरमाइन जब किया जाता है तो वो आर्बिट्री तरीके से किया जाता है। उसका ग्रेडिंग या उसका प्रोग्रेशन, डायरेक्ट टैक्स को कैसे बढ़ाना है, ये पूरा जजमेंट किसका होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का। जैसे हम देखते हैं कि अप टू 2.5 लाख तक देयर इज़ नो टैक्स। अब किसने डिसाइड किया? फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया। उसके बाद अप टू 1.5 यानी 1.5 लाख तक अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगेन देयर इज़ नो टैक्स यानी ज़ीरो टैक्स। ये भी किसने डिसाइड किया? फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी एक्सपर्ट टीम ने डिसाइड किया। अप टू 5 लाख तक जा रहे हैं तो 10% उन्होंने ये रेट दैट इज़ टैक्स रेट उन्होंने डिसाइड किया, तो वो भी आर्बिट्री मैन। देन अबव 5 लाख एंड अप टू 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। तो ये जो पूरा टैक्स रेट है, ये जो पूरा ग्रेडेशन है या प्रोग्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, किसने डिसाइड किया बच्चों? ये पूरा डिसाइड किया है फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी टीम ने। इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो पूरा डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है ना,
दैट इज़ आर्बिट्री, यानी रैंडमली डिसाइड होता है। जो जो बदलाव आता है यही चीज़ें हैं कि हम लोग हर साल जब बजट आता है तो हर सैलरीड पर्सन जो है वो उम्मीद लगाए बैठता है कि शायद हमारे टैक्सेस में फेवरेबल चेंजेस हो, बदलाव हो, ताकि हमें टैक्सेस का बर्डन रिड्यूस हो, हमें कम टैक्सेस पे करनी पड़े। तो इसके लिए हम कहते हैं कि टैक्स रेट जो है वो आर्बिट्री डिसाइडेड होता है, रैंडम वे में डिसाइड होता है। ऐसे कोई सिस्टमैटिक जो है वो कोई रूल्स उसमें फॉलो नहीं होते। नेक्स्ट है इट इज़ नैरो बेस्ड। नैरो बेस्ड का मतलब क्या रहता है कि जब हम डायरेक्ट टैक्सेस के केस में देखते हैं बच्चों, तो ये डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले जो पॉपुलेशन है दे आर वेरी लिमिटेड इन साइज, यानी लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है दे आर नॉट पेइंग द डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जनरली आप बच्चों जब हम कंपेयर करते हैं ना इनडायरेक्ट टैक्स, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो हम परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हम टैक्सेस पे करते हैं, तो वो पे करता है लगभग ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द इकोनॉमी, यानी उसका जो बेस है वो क्या है, वाइडर है, क्योंकि उसमें लार्ज पॉपुलेशन आर पेइंग द टैक्सेस। लेकिन जब हम डायरेक्ट टैक्स देखते हैं बच्चों तो उसका बेस नैरो है। क्यों नैरो है? क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पे करती है टैक्स, और उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो टैक्स से बचना चाहते हैं, टैक्स से एविजन करना चाहते हैं। और मेन क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, तो पॉवर्टी की भी वजह से बहुत से लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो नहीं पे करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वो पुअर है और कुछ सेक्शन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इसके लिए जब हम डायरेक्ट टैक्स का हम लोग एस्पेक्ट देखते हैं तो वी विल सी कि डायरेक्ट टैक्स का जो बेस है वो नैरो है, क्योंकि उसका कवरेज जो है वो स्मॉल है, क्योंकि लार्जर सेक्शन ऑफ आवर इकोनॉमी, लार्जर पॉपुलेशन ऑफ आवर इकोनॉमी दे आर नॉट पेइंग द टैक्स, वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं बच्चों। थोड़ा सेक्शन है जिनका इनकम अच्छा है, सैलरीड पीपल हैं या कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जिनकी इनकम जो है उस स्लैब में आती है, दे आर ओनली इंटाइटल्ड टू पे द टैक्सेस एंड द रेस्ट ऑफ पर्सनस वो नहीं। और वो भी क्या होता है, वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ टैक्सेस होती हैं, यानी वॉलंटरी पीपल जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हम इतना कमाते हैं, नाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल टू पे द टैक्सेस। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता है बच्चों, और कुछ हैं जो इस तरह के जो प्रॉब्लम है हमें दिखाई देते हैं, जैसे मैंने कहा टैक्स एवेजन, देखो ये दिखाई देता है टैक्स एवेजन एंड करप्शन, ये दिखाई देता है बच्चों। क्योंकि जब हम जनरली इस टैक्स एवेजन में देखते हैं तो असेसमेंट डायरेक्ट टैक्स का किसके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। हम वॉलंटरी डिक्लेयर करते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं, हमारी इतनी इनकम है, तो हम इतना जो टैक्स है वो वी आर लायबल टू पे, और इसकी वजह से बहुत लोग जो है वो टैक्स पे करने के फेवर में नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जनरली देखो एक बात हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑनेस्टी दिखाएगा उसे टैक्स पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी इज पनिश्ड यानी टैक्स्ड। मैंने ऑनेस्टी से बताया इतना मैं कमा रही हूँ, तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ दे विल टेल मी कि इतना टैक्स आपको पे करना है, यानी व्हेन अ पर्सन इज़ ऑनेस्ट तो ही इज़ अ पनिश्ड यानी ही इज़ टैक्स्ड। लेकिन व्हेन अ पर्सन इज़ डिसऑनेस्ट तो क्या होगा बच्चों, ही विल बी रिवॉर्डेड, क्योंकि अगर उसने झूठ बोला कि मैं नहीं कमा रहा हूँ तो बट नेचुरल ही विल नॉट बी लायबल टू पे द टैक्स। तो यहाँ पे अपनी इनकम को डिस्क्लोज करना यानी टैक्स पे करना, लेकिन अगर अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करना, मैं वॉलंटरी नहीं बता रही हूँ, यानी आई एम रिवॉर्डेड, मेरे पैसे बच गए। तो इसके लिए टैक्स एवेजन और करप्शन मुझे इस डीप जो है वो डिसएडवांटेजेस की साइड दिखते हैं। क्योंकि जनरली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स वी ऑब्जर्व इट, हम ऑब्जर्व करते हैं कि असेसमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वो डिपेंड करता है ऑन द वॉलंटरी डिक्लेरेशन ऑफ द टैक्स पेयर। इसके लिए स्कोप ऑफ टैक्स एवेजन जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है बिकॉज ऑफ करप्शन माइंड ऑफ द पीपल। क्योंकि जनरली हम देखते हैं ऑनेस्टी इज टैक्स्ड, ऑनेस्टी अगर मैंने दिखाया, ईमानदारी दिखाया तो आई हैव टू पे द टैक्स, लेकिन अगर मैंने डिसऑनेस्टी दिखाया तो आई विल बी रिवॉर्डेड, मेरे पैसे बच गए। तो मोस्टली डायरेक्ट टैक्स के केस में बच्चों
टैक्स एवेजन और करप्शन भी दिखाई देता है। और इसका स्कोप क्या है, नैरो है, क्योंकि फ्यू लिमिटेड पॉपुलेशन जो है वही सिर्फ इस डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं, जबकि लार्ज सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज़ नॉट पेइंग द टैक्स। स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं दे आर पुअर पीपल, तो दे आर नॉट पेइंग द डायरेक्ट टैक्सेस। देन फोर्थ हम देखते हैं इनकन्वीनियंट, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में हम लोग इनकन्वीनियंट क्यों बोलते हैं, इनकन्वीनियंट इसके लिए क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में सम टाइम इट इज़ नॉट ईजी टू कलेक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होता है सम फॉर्मेलिटीज, सम प्रोसीजर्स वाइल फाइलिंग रिटर्न। देखो टैक्स हमने पे किया, टीडीएस से हमने टैक्स पे किया बच्चों, लेकिन उसके बाद भी हमें फिर उसका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। हमने टैक्स पे किया 31 मार्च तक पे कर दिया, उसके बाद एम्प्लॉयर जो है फिर हमें कुछ फाइल्स यानी कुछ हमें जैसे फॉर्म 16 है वो पे करता है। अब फॉर्म 16 के बेस पे हमें अगेन फाइल रिटर्न करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो बहुत लोग जो है इस तरह के फाइलिंग को जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और बहुत से लोग जो हैं वो उनके लिए ये जो प्रोसीजर है वो डिफ़िकल्ट बनता है। तो इसके लिए हम लोग सम टाइम वी विल फाइंड इट कि बहुत से टैक्स पेयर को ये इनकन्वीनियंट लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो हम टैक्स पे करते हैं, बराबर हम पहले टैक्स पे भी करते हैं, फिर वापस हम लोग रिटर्न को फाइल करते हैं कि हाँ हमने इतना टैक्स पे किया। तो वो प्रोसीजर जो रहता है, वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, सम टाइम दे आर नॉट लाइक्ड बाय सो मैनी टैक्स पेयर। तो बहुत से टैक्स पेयर को वो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, यानी नॉट ईजी सम टाइम फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं वाइल फाइलिंग द रिटर्न्स इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके बच्चों, देन टैक्स इवेजन और करप्शन तो हमने डिस्कस ही कर दिया, दैट वन ऑफ फिफ्थ डिसएडवांटेजेस। देन सिक्स्थ वन है अनइकोनॉमिकल। अब हमने एक तरफ तो डिस्कस किया कि वो इकोनॉमिक है, हमने देखा था कि ये इकोनॉमिक भी है, यानी इजी है क्योंकि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी है। लेकिन जनरली अनइकोनॉमिकल क्यों कहा गया है, क्योंकि क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि एक एलोबरेट, एक लार्ज सिस्टम जो है, एक एलोबरेट मशीनरी जो है इट इज़ रिक्वायर। पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है, जो ईच एंड एवरी असेसी को कांटेक्ट करते हैं। दे विल ट्राई टू चेक इट कि सबने टैक्स प्रॉपरली भरा, प्रॉपर डेट के अंदर भरा कि नहीं भरा, उन्होंने रिटर्न्स फाइल किया कि नहीं किया। जो लोग नहीं करते हैं फिर पेनल्टी उनके ऊपर आता है। यानी एक बड़ा सा एलोबरेट मशीनरी, एक बहुत बड़ा लार्ज सिस्टम वी रिक्वायर्ड, हमें बहुत बड़ा सिस्टम जो है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए जब एक गवर्नमेंट रिक्वायर अ बिग सिस्टम टू कलेक्ट द डायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे हर एक टैक्स पेयर को कांटेक्ट किया जाता है ताकि जो टैक्स का इवेजन है उसको हम कंट्रोल करें, उसे हम रिड्यूस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को हम रेवेन्यू को कलेक्ट करें। तो इस तरह से उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं कि पूरा टैक्स डिपार्टमेंट किस तरह से वो काम करता है, उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है, तो दैट एडमिन का कॉस्ट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का जो कॉस्ट है, ओवरऑल इट बिकम अनइकोनॉमिकल इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यानी काफ़ी जो है एक्सपेंडिचर इंकर हो जाता है, क्योंकि जितना स्टाफ आप अपॉइंट करोगे उनकी उतनी सैलरीज भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक बहुत एक लार्जेस्ट जो है वो मशीनरी है, सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनकी जो कॉस्ट है इट इज़ अ हैवी एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट। तो ये अनइकोनॉमिकल है इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है सेवेंथ वन, दैट इज़ डिस्करेज हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी। अब हम डायरेक्ट टैक्स में जनरली अगर हम सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस देखते हैं ना बच्चों, तो वो यही है कि वो हमारे हार्ड वर्क को डिस्करेज कर देता है। यानी इट किल आवर डिज़ायर टू वर्क वेरी हार्ड। वो हमारे डिज़ायर को किल क्यों करता है, क्योंकि हमें लगता है व्हेन वी विल वर्क मोर, व्हेन वी विल अर्न मोर, तो वी हैव टू पे द मोर टैक्सेस, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा।
क्योंकि हमने देखा हमारे इंडिया में टैक्स रेट क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। तो उसकी वजह से जनरली क्रिटिक्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स की वजह से डिस्करेज होता है हार्ड वर्क एंड एफिशिएंसी, वो अफेक्टेड होता है। क्योंकि बहुत लोग जो हैं इसकी वजह से दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क वेरी हार्ड या टू सेव या टू इन्वेस्ट, क्योंकि जब हम इतना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, फिर वो टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा, तो वाई वी विल वर्क हार्ड, क्यों हम इतनी ज़्यादा मेहनत करें। तो इसकी वजह से सम टाइम वी विल फाइंड इट कि इट विल किल द इंटरेस्ट टू वर्क वेरी हार्ड, और वो हमारी इफ़िशेंसीज को रिड्यूस करता है, डिस्करेज करता है, स्पेशली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। Now the last demerit of direct tax, that is it reduce the saving and investment. अब वो कैसे बच्चों, अब देखो हम डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे करते हैं, यानी जब इनकम आई सपोज 50,000 मिला, उसमें से 5,000 मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया, तो कितना मिला मुझे 45,000, यानी वो 5,000 मेरा टैक्स डिडक्ट हो गया। जो बच गया दैट इज डिस्पोजेबल इनकम, वो हमारा आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स, आफ्टर पेइंग टैक्स टू टैक्स डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होता है, मेरी जो इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वही रिड्यूस हो गई। जब डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगी तो बट नेचुरल मेरी सेविंग भी कम हो जाएगी, और सेविंग कम है तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जनरली ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, व्हेन वी आर पेइंग द डायरेक्ट टैक्स, इट विल रिड्यूस अवर सेविंग, वो हमारे सेविंग को रिड्यूस करती है, वो हमारे परचेजिंग पावर को रिड्यूस करती है। परचेजिंग पावर रिड्यूस होता है, सेविंग रिड्यूस होता है, एंड फाइनली हमारी इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी भी रिड्यूस होती हैं। तो ये है डिसएडवांटेजेस हमारे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्योंकि उनका अमाउंट क्लियरली हमें पता है, तो वो पिंचिंग और हर्टिंग इन नेचर रहता है। ये आर्बिट्री है, यानी रैंडम बेसिस पे, सब्जेक्टिव बेसिस पे डिसाइड होता है। फाइनेंस मिनिस्टर और उनकी जो पूरी टीम रहती है वो डिसाइड करती है कि टैक्स का बेस क्या होना चाहिए, टैक्स का रेट क्या होना चाहिए, तो वो अपने ही प्रॉपर जो है उस मेथड से वो डिसाइड कर लेते हैं, यानी दे आर डिसाइडेड इन अ रैंडम वे, इन द आर्बिट्री वे। तो ये एक डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्रिटिक्स इसको ऑब्जर्व करते हैं। देन इसका बेस नैरो है, क्योंकि 100% पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करती। जो उस इनकम के स्लैब में आते हैं, वही जो इनकम टैक्स के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जो एज़ पर द लॉ पे करना चाहते हैं, वही पे करते हैं, जिनकी इनकम जो है उस स्लैब में आती है कि हाँ हम लोग 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, 7 लाख से ऊपर कमाते हैं, 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, देन वी विल पे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पुअर है, दे विल नॉट पे द डायरेक्ट टैक्स, इसके लिए नैरो बेस है। देन इनकन्वीनियंट इसको माना गया है। क्यों इनकन्वीनियंट? क्योंकि इसमें रिटर्न फाइल करने में बहुत सारे प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं। बहुत से जो पर्सन्स हैं इसमें जो है वो काफ़ी उनको प्रॉब्लम और दिक्कत आती है। देन टैक्स इवेजन और करप्शन, ये भी हमें दिखाई देता है। बहुत से जो लोग हैं वो टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं, तो टैक्स इवेजन और करप्शन जो है वो भी हमें इस केसेस में मोस्टली दिखाई देती हैं। क्योंकि टैक्स को पे करना, इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ वॉलेंट्री डिक्लेरेशन ऑफ द टैक्स पेयर। और बहुत से लोग तो टैक्स से बचना चाहते हैं, या इनकम ज़्यादा भी होती है तो वो कम बताते हैं, सो दैट दे विल पे द लेस टैक्स। तो इस तरह से टैक्स एवेशन और करप्शन हमें दिखाई देता है। अनइकोनॉमिकल है, क्यों? क्योंकि एक लार्ज एलोबरेट मशीनरीज रिक्वायर टू कलेक्ट द डायरेक्ट टैक्स, जिसमें काफ़ी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ता है, उन्हें सैलरीज़ के फॉर्म में हैवी एक्सपेंडिचर, एक लीगल फ्रेमवर्क होता है, इंस्टीट्यूशनल बैकअप होता है, तो काफ़ी एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में इट इज़ अनइकोनॉमिकल टू कलेक्ट द डायरेक्ट टैक्सेस। देन ये हमारे हार्ड वर्क और एफिशिएंसी को डिस्करेज करता है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि व्हेन वी आर पेइंग द डायरेक्ट टैक्स, यानी अननेसेसरी हम इतना हार्ड एफर्ट्स क्यों करें? क्योंकि हार्ड एफर्ट्स करेंगे हमारी सैलरीज बढ़ेगी, हमारा इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और उसमें से फिर हमें ज़्यादा टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से लोग जो रहते हैं लग्जरीज एंड कंफर्ट लाइफ जो है वो पसंद करते हैं। और लास्ट जो है डीमेरिट्स, दैट इज इट रिड्यूस द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हम जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं
वो डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस करता है, हमारे परचेसिंग पावर को रिड्यूस करता है, जिससे सेविंग भी कम होती है एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी आल्सो रिड्यूसेस। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे पूछा जाता है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी यू विल राइट ऑल। आप एनी 5-6 मेरिट्स, एनी 5-6 डीमेरिट्स जो है आप ध्यान में रख सकते हैं और आप उनको इजीली लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, डीमेरिट्स और मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो हमने डिस्कस किया इन अ वेरी इजी वे, और जैसे डिस्कस किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माय नोट्स, जो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं। So yes, my dear students, if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.